Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I am very happy to see you again in my session. तो गाइज आज हम लोग अपनी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए आज का मेन हमारा डिस्कशन इस बात पे बेस्ड है कि एक तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होती है वो तो हमने चलो पहले भी स्टडी कर रखा है। मेन हमें उसके मेजरमेंट और उसका स्ट्रक्चर समझना है। देखिए नेशनल नेशनल इनकम को आपने ऑलरेडी अपनी एकेडमिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। 11 12 में भी आपने स्टडी करा होगा डेफिनेटली। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो वहां तो आपने क्या किया था, आपने मेथड्स के फॉर्मूले सीखे थे और उन्हीं फॉर्मूला के बेस पर बस न्यूमेरिकल करना आपके पर्पस हुआ करता था बस। बट अब के सेशंस में हम लोग एंड ऑफ द डे एक टॉपिक पर फोकस करेंगे दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग जीडीपी पे फोकस करेंगे। मतलब सारी बातें करने के बाद में जो लास्ट स्टेप या लास्ट कंक्लूजन रहेगा वो जीडीपी से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लो और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। देखिए नेशनल इनकम जनरली, अब अगर हेडिंग देखो तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम लोग इसको इस हेडिंग के तौर पे मानते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे पूरे कंट्री की इनकम। ठीक है, पूरे देश की इनकम, जैसे इंडिया ही है, इंडिया का नेशनल इनकम। अब हमने अकाउंटिंग वर्ड और जोड़ दिया तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। शुरुआत तो हम कैलकुलेशन से करेंगे, क्या जरूरत होती है किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को के ऊपर बात करने की ही। देखिए होता है क्या है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हमें उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आइडियाज पता लगते हैं। ठीक है, मतलब हमें देखना होता है कि उस कंट्री में कितनी ग्रोथ हो रही है और कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितनी रिक्वायरमेंट है। अब बोलो सर इंडिया है, इंडिया की नेशनल इनकम 20 साल पहले, 50 साल पहले और आज फर्क पता लग जाएगा हमें। यूएस है, यूएस की नेशनल इनकम 20 साल पहले आज ऐसे। अब एक बार बताओ, अब जैसे एलन मस्क है, हम लोग कहते हैं कि एलन मस्क इतना अमीर है कि वो 2 3 देश खरीद सकता है। तो उसकी इनकम जो है, या इनकम नहीं, वेल्थ, एलन मस्क की जो वेल्थ है, या वर्ल्ड की जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, वो पूरे देश के देश खरीद सकते हैं, इतना उनके पास पैसा है। तो उस अब सोचो, इतना बड़ा देश खरीद सकते हैं, खरीदा क्यों नहीं कभी, कभी उन्होंने खरीदा क्यों नहीं। एक्चुअली सिर्फ आप किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी बात कह सकते हो कि वो उनके पास इतना पैसा खरीद सकते हैं, सिर्फ नेशनल इनकम के बेसिस पे नहीं कह सकते हो। आपके पास और भी रिसोर्सेज होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप किसी भी कंट्री को होल्ड कर सकते हो। तो ये इसलिए होता है बस नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कंसेप्ट, राइट। अब हमें ये देखना है, जो अपने डिस्कशन बेस्ड रखना है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पहले तो कौन कौन से मेथड्स और वो कौन पर्सन थे जिन्होंने शुरुआत करी। देखिए एक पर्सन रहे हमारी इकोनॉमिक्स में, उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स मतलब आप मान के चलो नेशनल इनकम के फादर बोले जाते हैं। he was the first he was the first person जिन्होंने मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करना शुरू करा। या आप कह सकते हो इन्होंने एक मेथड दिया था, मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड दिया। ठीक है, और वो अगर आपको याद करना हो तो इट वाज द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। ओके, सही में आगे मेरी बात आपको, वैल्यू एडेड मेथड वो उन्होंने एक हमें मेथड दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक फॉर्मूला था, इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड भी था, इनकम मेथड भी था। तो ये बहुत सारे मेथड हमें इन्होंने बेसिकली प्रोवाइड करे। अब अगर हम और थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं, वैसे तो हिस्ट्री हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट एक इकोनॉमिक्स का नाम और फेमस होता है, दैट दादा भाई नेहरू। ठीक है, दादा भाई नेहरू। मैं इनका नाम ये नहीं करूँगा, ये इकोनॉमिक्स थे, एक जनरली फिलोसोफर थे। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है 1890 का। नो डाउट ही वॉज फर्स्ट पर्सन, मतलब दादा भाई नेहरू वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था, ये जो रूल्ड इंडिया था, ब्रिटिशर जब थे उनके टाइम पीरियड में 1890 में इंडिया की इनकम को कैलकुलेट किया था। और वो उस टाइम कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं था। ठीक है, बट इंडिया की अगर हम बात करता हूँ तो एक इकोनॉमिक्स आए दैट इज डॉक्टर V.K.R.V. राव। ये वो पर्सन है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी नींव रखी थी। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, लेकिन वो जनरली वर्ल्ड लेवल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब लोग, इन्होंने इनकम मेथड इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इनकम मेथड इन्होंने जनरली इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड लेवल पे, और उन्होंने बताया कि किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है वो इनकम मेथड के थ्रू भी बताई जा सकती है। और इन्होंने बताया कि वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग बता देता हूँ, दैट प्रोडक्शन साइड, उन्होंने बोला कि कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसलिए इनके मेथड को हम जनरली आउटपुट मेथड के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आउटपुट मेथड भी कह सकते हो या प्रोडक्शन मेथड भी आप इसको कह सकते हो। तो ये एक हो गया। अब जनरली अगर आप मुझसे जनरली डिस्कस करो कि सर हमारे मेथड कौन कौन से हैं, तो वी हैव जनरली थ्री मेथड्स, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। तो तीन मेथड है, एक हो गया हमारा इनकम मेथड, एक मेथड हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हो गया हमारा दैट इज आउटपुट मेथड भी आप कह सकते हो उसे, ठीक है। आउटपुट मेथड कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। तो वी हैव जनरली थ्री मेथड। अब जो एक सबसे ज्यादा अ, हैरानी वाली बात होगी कि ये जो मेथड्स हैं, इन तीनों मेथड से हमेशा जो आउटकम आएगा वो आइडेंटिकल आएगा। मतलब अगर आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल करूं, मान लीजिए मैंने जीडीपी निकाला, मतलब जीडीपी एट एमपी। अब देखो, आपको ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, बट मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत करना। सीखी हुई तुमने, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए पहला वर्ड है ये, ठीक है। यहाँ का जीडीपी एट एमपी और यहाँ का जीडीपी एट एमपी, मतलब तीनों ही मेथड का, बोलो सर ये तो नाम ही एक है। हाँ, नाम ही एक है, बट मेथड तो अलग अलग है ना, अलग अलग एरिया से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों ही मेथड से आपका जो आउटकम आएगा दैट जीडीपी एट एमपी, वो एक ही आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में है आपको, जीडीपी मेथड, जीडीपी एट एमपी। एंड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई आई यूज दैट जीडीपी एट एमपी, क्यों मैंने जीडीपी एट एमपी को यूज करा। मैं एनएनपी एफसी वगैरह भी नहीं करूंगा, मैंने करा, आगे चल के डिस्कस करूंगा ये बातें भी, ठीक है। तो ये बात आप लोग अपने माइंड में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट भी बनता है कि व्हाई दीज मेथड्स आर आइडेंटिकल और इक्वलेंट, why they give the identical answer, और why these three approaches are equivalent, क्यों ये equivalent है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मेरे साथ में अंडरस्टैंड करनी है, दिमाग में रखना है। यहाँ तो समझ में आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं, छोटा सा नोट बनाते हैं हम लोग यहाँ से, और यहीं से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे मेरे साथ में दैट ऑल दी मेथड्स, देखिए मैं वहां से एक पैटर्न शुरू नहीं कर रहा कि नेशनल इनकम वगैरह क्या होता है ये, ठीक है। वो सब चीजें पता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। आप सीधे लिखिएगा ऑल द मेथड्स आर यूज्ड टू मेजरिंग द इकोनॉमीज करंट एक्टिविटीज, ठीक है, ठीक है। जैसे एक मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। एक मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द प्रोडक्ट अप्रोच। अब प्रोडक्ट अप्रोच का मीनिंग क्या है, दैट इट इज अ अमाउंट ऑफ आउटपुट excluding output used up in intermediate stage of production, ठीक है। मतलब मेन कंसर्न होगा कि जो चीज पहले से बन चुकी है उसको एक्सक्लूड करो, मेन कंसर्न सबसे पहले, ठीक है। या तो समझ में आ गई मेरी बात आपको अच्छे से। सेकंड लिखिएगा इनकम अप्रोच,
that the income received by producers of output, ठीक है. And third one, that expenditure method, ठीक है. The amount of spending by ultimate purchase of output, by ultimate purchases of output. अब कंसर्न यही रखना है जो मैंने बताया आपको, इसी के साथ आप नोट लिखिएगा मेरे साथ में. दैट इज, ठीक है, दैट all approaches gives identical measurements of the amount of current economic activity. ठीक है. अब बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मेन बात आपको जो लिखनी थी. ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आप सबसे पहले ये रखो इनिशियल. ठीक है, अब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा ना, मेरे साथ में लिखा होगा ना. तो ये पढ़ने का पैटर्न क्लियर रखना कि पहले मैं ओरल चीजें समझाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको फॉर्मल वे में लिखवाऊंगा मैं आपको. ठीक है. ये अब मेन जो मेरा कंसर्न है ना वो यही है कि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तीनों अप्रोचेज होती हैं तीनों का ये तीनों इक्वलेंट है. मतलब हेडिंग तो मैं लिख रहा हूँ बट उससे पहले समझाऊंगा भी. हेडिंग तो यही है क्वेश्चन फॉर्म में, दैट व्हाई दीज थ्री अप्रोचेज आर इक्वलेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट. अब मेन हमें कंसर्न यहाँ पे क्या रखना है, मुझे बात पता है कि लेट अस सपोज इफ यू कैलकुलेट बाय आउटपुट मेथड. मान लीजिए आपने आउटपुट मेथड लगाया. ठीक है, ठीक है. आउटपुट मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, ठीक है. अब देखो ये बात है पता है कि तीनों मेथड से जो आपका आउटकम आएगा वो सेम है और ये मेथड भी कहीं ना कहीं जाके इक्वल है. मतलब देखो जब हम लोग कहीं ना कहीं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो तीनों से नेशनल इनकम सेम आएगी. इसलिए इतने ये जो है मेथड जो है फेमस हुए. ठीक है, तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा नोट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, देखना मेरे साथ में. दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a given period in a period given period is the amount equal to the amount that buyers must spend to purchase them. To purchase them. Market value of goods and services
that a producer receives must be received must be distributed among factors of production, and it income paid income paid to workers and supplies taxes paid to government and retained profit retained by firms or producers. In that sense, total expenditure must be equal to total income. इक्वल टू टोटल इनकम। ठीक है, तो ये एक आप अपने माइंड में कंसेप्ट रखना। ठीक है, अब इसके बाद में एक जो टॉपिक हमारा यहाँ पे शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान में हम लोग इसकी फिलहाल मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, वी जनरली टॉक अबाउट दी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो तुम लोग यहाँ पे जो एक एक वर्ड है ना इसको समझो। जैसे मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपका समझाता हूँ, जैसे ओरली समझना है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो कंप्लीट वैल्यू होती है। कंप्लीट वैल्यू मतलब जिसके अंदर आप कुछ ऐड लेस नहीं कर रहे, ना ऐड कर रहे हो ना लेस कर रहे हो, जो किसी भी वैल्यू की कंप्लीट वैल्यू होती है। जैसे 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 हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू कितना और नेट रेवेन्यू कितना है। ग्रॉस वो होता है जो सारा एक साथ होता है, नेट वो होता है जो हम सारे एक साथ में से जो खर्च हम कर देते हैं या इधर उधर चला जाता है, तो वो नेट बचता है। लेकिन अगर मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूं, तो वहां पे डेप्रिसिएशन होता है। अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं, तब जाके वो मेरा नेट वैल्यू बनता है। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का कनेक्शन होता है। ग्रॉस में एड लेस करने के बाद हमारी नेट वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, ऐड हम करते हैं एप्रिसिएशन को, जैसे प्रॉपर्टी हो जाती है, गोल्ड हो जाता है। मान लो कोई कहता है मेरे पास 1 किलो गोल्ड है, लेकिन वो मेरे पापा ने या मेरे मेरे दादा ने 50 साल पहले लिया था। वो 50 साल पहले 1 किलो गोल्ड बिल्कुल कम का रहा होगा, बट आज की डेट में 1 किलो गोल्ड बहुत महंगा है। ठीक है, टेक्निकली 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का है। समझ में आई मेरी बात आपको अच्छे से बढ़िया से? सिमिलरली एक टर्म आता है यहाँ पे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एक्चुअली बताता है नेशन को। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब वो नेशन को बताता है। इसलिए डोमेस्टिक का जो अपोजिट होता है वो नेशनल होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब अगर उस डोमेस्टिक इनकम में हम अगर एनएफआईए ऐड कर देते हैं, लेट अस सपोज इफ वी ऐड एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट में, तो उसको आप फिर नेशनल इनकम का जो है पार्ट बोलोगे। जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करी है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। हम उसे प्रोडक्ट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और जो मार्केट वैल्यू है ये बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि हम सिर्फ उसी गुड्स की बात कर रहे हैं जिसकी मार्केट है। आपने बोला सर
ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी मार्केट नहीं है? वे है तो पता है, नहीं है कौन से? एक बार बताओ। मेरी वाइफ है, घर में वो काम बेचारी मतलब हाउस वाइफ ही है, और वो मेरी वाइफ जैसे वर्किंग भी है, वर्किंग मतलब जॉब नहीं करती, उनका एक अपना बिजनेस है। ठीक है। वो कुछ सेरेमिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मतलब बनाने की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो बनाती हैं और उसका ही होलसेल और रिटेल भी करती हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो होती है उन एप्स पर। लेकिन साथ साथ उसके वो अपना घर भी चला रही हैं, तो इसलिए मैंने उनका हाउस वाइफ भी बोला और बिजनेस वुमन वुमन भी बोल रहा हूँ। लेकिन वो कितना भी बिजनेस वुमन हो जाए, उससे कई गुना ज्यादा वो हाउस वाइफ है। अपने बच्चे भी देखने हैं, घर को भी संभालना है, भले कितने काम करने वाले हों घर में, भले कितनी मेड लगी हुई हो, लेकिन जब तक उस घर की फीमेल अगर अवेलेबल नहीं है तब तक वो घर नहीं संभाल पाता है। पता होगा सब बातें, मतलब दिस इज द ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल फीमेल्स, मेरी साइड से मैं देख रहा हूँ सबको। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, वो अगर 5 घंटे अपने ऑफिस में दे रही हैं तो उसके तो वो बहुत अच्छे डिसेंट अर्न कर रही हैं, लेकिन वो 24 में से 8 घंटे की नींद निकाल लो, अगर 10 घंटे अगर वो घर पे दे रही है एज अ हाउस वाइफ, आपको लगता है हम उनकी हाउस वाइफ की पेमेंट कर सकते हैं? क्या कर पा रहे हैं? नहीं। वो फ्री है, उनकी हाउस वाइफ सर्विस, है ना? क्यों फ्री है? क्योंकि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। फ्री का मतलब कि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई मार्केट नहीं है। जिस दिन वो कह देगी मार्केट है, तो फिर हम उसे काम करवाना छुड़वा देंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? तो अब बोलो सर ठीक है, हाउस वाइफ की कोई मार्केट नहीं होती, इस वजह से वो जो भी सर्विस दे रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अच्छा एक बार बताओ, डिफेंस से कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले ने आपको प्रोटेक्ट कराओ किसी भी तरीके से और फिर आपसे पैसे मांगे हो? आपसे। गवर्नमेंट से तो उनको सैलरी मिलती है, बट आपसे या हमसे नहीं ना। डिफेंस में या बॉर्डर पे जो लोग हैं वो हमसे अलग से पैसा मांग रहे हैं? नहीं ना। गवर्नमेंट जो दे रही है वो एक अलग चीज है, वो जो उनको पैसे दे रही है वो सर्विसेज के दे रही है। लेकिन अगर हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट शहीद भी होते हैं, हमसे कुछ थोड़ी मांगा जाता है, क्योंकि इस चीज की मार्केट नहीं है। ठीक है। एक्चुअली मैटर करता है कि मार्केट किस चीज की और किस चीज की मार्केट बेसिकली नहीं है। क्लियर? तो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखना है, शायद आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिखना। दैट इज, इट मीन्स that goods and services are counted in GDP at the price at which they are sold. The advantage of using market value, market value is that it helps in adding different products of goods and services that are not sold in the formal market are not added in GDP calculation. जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जांपल तौर पे मान लो दैट सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। ठीक है, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ। इतनी बात समझ में आती है मेरी आपको? बताइए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की?
एक अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है। साथ में और भी एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द, ठीक है ना, कंटिन्यू, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, services provided by government like defense, public education, road construction, also does not also does not have a मार्केट। अब सोचो जिसकी मार्केट ही नहीं है तो वो नहीं होगी सेल आउट, ठीक है, उनको वो मार्केट वैल्यू नहीं होगी। सो दे आर वैल्यूड एट सो दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो फैक्टर कॉस्ट में वैल्यूएशन होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, अब दो एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब इवन एक एग्जांपल मेनली, मुझे आप खुद बताओ, थोड़ा सा नॉलेज आपको होगी अगर, कि कौन से कमोडिटीज या कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं जीडीपी में, कौन से नहीं होते। कभी सुना है आपने? अच्छा ये बताओ, कोई घर अगर न्यूली प्रोड्यूस्ड हुआ है तो उस घर का जो टोटल वैल्यूएशन है, टोटल, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? यस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। कोई घर अगर पुराना बना हुआ है और वो रीपरचेज रीसेल हुआ है तो क्या उसके अमाउंट ऐड होंगे? नहीं होंगे। क्या ऐड होगा? उस पे जो कमीशन हुआ है वो ऐड होगा, मतलब कमीशन इनकम ऐड होगा। जैसे मान लीजिए हमारी एक सेविंग्स होती है, हम लोग मान लो किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो हर साल बेसिकली एक अमाउंट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है वो 50 लाख रुपए हर साल, जैसे 50 लाख निकाले, फिर मैंने फिर अकाउंट में डाल दिए, फिर निकाले, खर्च कर लिए, फिर कहीं से फिर रख दिए, तो क्या वो मेरे बार बार ऐड होते रहेंगे? नहीं, वो ऐड नहीं होंगे जीडीपी में, एक्चुअली उनसे जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऐड ऑन होगी, ठीक है। दूसरी चीज, हम हमेशा जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट चीजों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तभी हम लोग जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो वहां से जैसे अ, हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपके साथ में इधर डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में इतना रखता हूँ, ठीक है, जीडीपी वाले टॉपिक पे। अपकमिंग क्लास में हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।